हेलो फ्रेंड, मैं विक्रांत पुंडीर आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर सके। काफी इंपॉर्टेंट सेशन आज आपका रहने वाला है स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले एक बहुत नई टॉपिक के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और वो जो नई टॉपिक है आज की क्लास में जो मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा, तो मैं आप लोगों के लिए आज फिजिक्स की क्लास लेकर आया हूं। आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स की टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, और फिजिक्स में आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो चैप्टर रहेगा आपका वेव्स। टुडे चैप्टर विल बी ऑफ वेव। वेव चैप्टर को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काफी अच्छा चैप्टर रहेगा ये यहाँ पर। वेव के बाद हम लोग साथ ही साथ जो टॉपिक और डिस्कशन करेंगे आज की इस क्लास में, वो नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑफ साउंड। साउंड आपका रहेगा, और अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विल बी ऑफ लाइट। ये तीन चैप्टर आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, वेव, साउंड एंड लाइट। तो चलिए बिल्कुल क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की काफी इंपॉर्टेंट क्लास आपकी रहेगी। तो सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है विक्रांत पुंडीर। मैं अनअकैडमी प्लस साथ साथ अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम पर कंप्लीट जनरल स्टडीज पढ़ाता हूँ। 4 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस, 10,000 प्लस स्टूडेंट को मैं मेंटोर कर चुका हूँ। 1500 प्लस बच्चे अब तक सिलेक्शन ले चुके हैं। मैंने सीडीएस, एफकेट और एनडीए जैसे एग्जामिनेशन क्लियर कर रखे हैं, और साथ साथ में सीपीएफ जैसे एग्जाम। यदि हम लोग बात करते हैं, हम लोग यूट्यूब पर डेली लाइव आते हैं, 7 PM पर डेली लाइव आते हैं, और साथ ही साथ हम लोग लाइव आते हैं यूट्यूब पर एट 4 PM। ठीक है बच्चे, दो हमारी टाइमिंग रहती है जहां पर हम लोग लाइव मिलते हैं डेली के लिए। 7 PM पर आज हम लोग जो क्लास डिस्कशन कर रहे हैं आपकी, वो क्लास है आपकी लाइट चैप्टर। टुडे वी आर डिस्कसिंग द लाइट चैप्टर। आज हम लोग आपका जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका लाइट चैप्टर। तो आप बोल सकते हैं लाइट, साउंड एंड वेव चैप्टर आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और 4 PM पर आप लोग की जो सीरीज चल रही है, वहां पर मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सब जानते हैं। तो 4 PM पर आप लोग की जो क्लास होगी वो होगी मॉडर्न हिस्ट्री की। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हम लोग टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं कि किस प्रकार यूरोप वासियों ने भारत पर हमला किया, मतलब किस प्रकार एस्टेब्लिश हुए, ये सब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस पे 9 AM से हमारा एक कोर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन 9 AM रहती है। कोर्स का नाम है लक्ष्य बैच कोर्स ऑन बायोलॉजी। लक्ष्य बैच कोर्स ऑन बायोलॉजी, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री। सॉरी, पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स है, आप यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग माय रेफरल कोड वीकेपी लाइव। जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड वीकेपी लाइव यूज करेंगे, आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल जाएगा, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव फीस होगी उसके ऊपर। तो फटाफट कोर्स को पढ़ने के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बाय यूजिंग माय रेफरल कोड वीकेपी। साथ ही साथ हमारी एक फ्री स्पेशल क्लासेस सीरीज भी चल रही है, जो कि डेली लाइव होती है 12 PM पर, जहां पर हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग इस क्लास को भी देख सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। तो ये सब क्लासेस आप फटाफट एनरोलमेंट कर लीजिए और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यदि अब मैं बात करता हूं आपको करना क्या है, आपको इसके लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। आप सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको टॉप कॉर्नर पर जो 3 लाइन दिखाई दे रही है, वहां पर आप गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा सीडीएस, एफकेट और सीपीएफ। और इस सर्च ऑप्शन में जाकर आप सर्च कर लीजिएगा विक्रांत सिंह पुंडीर, जहां पर आप मेरे द्वारा प्रोवाइडेड कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस, और साथ ही साथ यदि मैं बात करता हूं मेरे द्वारा प्रोवाइडेड आप लोग फ्री स्पेशल क्लासेस के अलावा आप मेरे द्वारा जो प्रोवाइडेड होती है प्लस कोर्सेस, वो भी आप लोग बिल्कुल गेन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अब यदि हम लोग बात करते हैं पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स आप लोग कैसे लेंगे, कितने महीने का, आप 12 महीने का पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स ले सकते हैं, 24 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन कोर्स। इसकी फीस रेस्पेक्टिव 3600, 1440, 6489, 7920 और 11520 आपको दिखाई। बस करना क्या है, आपने कोड यूज करना है वीकेपी लाइव, और जैसे ही आप कोड यूज कर लोगे वीकेपी लाइव, आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल जाएगा, जो भी आपकी रेस्पेक्टिव फीस होगी उसके ऊपर। यदि मैं बात करता हूं बच्चे, तो स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल ध्यान से दे सकते हैं, एक साल में आपके सीडीएस के 2 एग्जाम्स होते हैं।
सीएपीएफ के एग्जाम की यदि हम लोग बात करें तो सीएपीएफ का एक साल में एक एग्जाम होता है। ऐसे ही यदि मैं बात करूं एफकेट के एग्जाम की, एफकेट के साल में आपके 2 बार एग्जाम्स होते हैं। और सिमिलर वे में यदि मैं आपकी बात करूं, आपके एग्जाम ऑफ सीएपीएफ, एफकेट और एनडीए का जो बच्चा एग्जाम देता है उसके साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। और आईनेट के एग्जाम भी आपके साल में 2 बार होते हैं। ये सब एग्जाम्स आपके होते हैं। तो ओवरऑल यदि आप देखना चाहें तो आपके पास, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, टोटल एग्जाम की यदि हम लोग बात करें तो 9 एग्जाम्स आपके पास आ जाते हैं जिनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है 6 महीने के कोर्स पर, 12 महीने के कोर्स पर और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन। आप 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स भी ले सकते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। यदि मैं बात करता हूं इस पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स में आप कंप्लीट जीएस पढ़ सकते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स में आप कंप्लीट रीजनिंग पढ़ सकते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स पे आप मैथ पढ़ सकते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स पर आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। ये सब सब्जेक्ट आप आसानी से कवर कर सकते हैं, जीएस, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। आपको अगर एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, आपको अलग से बार बार सब्सक्रिप्शन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू टेक कोर्स सब्सक्रिप्शन कोर्स सेपरेटली। ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन कोर्स लेने पर कंप्लीट जीएस पढ़ पाएंगे, कंप्लीट रीजनिंग पढ़ पाएंगे, कंप्लीट मैथ पढ़ पाएंगे और कंप्लीट इंग्लिश पढ़ पाएंगे। जितने भी मल्टीपल एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी प्लस में पढ़ा रहे होंगे, आप उन सब से अपने कोर्स की प्रिपरेशन करके आगे पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल। तो बस आपने कोड यूज करना है वीकेप लाइव और फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। ये सब फैसिलिटीज आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्लास आज आपकी रहने वाली है। आज की जो क्लास है चैप्टर, वो है हम लोग फिजिक्स को यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। फिजिक्स को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज की इस क्लास में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी फिजिक्स वगैरह की, यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फिजिक्स में जो चैप्टर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो चैप्टर है आपका वेव्स चैप्टर, तरंग चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो यदि मैं सबसे पहले आपको डिस्कशन करना चाहूं आप लोगों के साथ कि सिलेबस क्या है फिजिक्स का, तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आपका आता है यूनिट एंड मेजरमेंट। The very first and the important chapter is unit and measurement आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट, दूसरे चैप्टर की यदि हम लोग बात करते हैं, जो चैप्टर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, वो चैप्टर आपका कौन सा होगा? सेकेंड चैप्टर इज फोर्स, ठीक है, सेकेंड चैप्टर फोर्स। इसी में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी, ठीक है, इसी में हम लोग एनर्जी का पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में हम लोग वर्क के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये 3 चैप्टर, फोर्स, एनर्जी और वर्क, ये तीनों हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। थर्ड चैप्टर की यदि हम लोग बात करते हैं कि थर्ड चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर की यदि मैं बात करता हूँ, इसमें हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर, ठीक है, वर्क एंड पावर, ठीक है, वर्क एंड पावर इज आवर थर्ड चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो कि फोर्थ चैप्टर होगा, इसकी यदि हम लोग बात करें तो फोर्थ चैप्टर आपका रहेगा पूरा का पूरा प्रेशर के ऊपर। प्रेशर चैप्टर इज आवर फोर्थ चैप्टर जो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फिफ्थ चैप्टर की यदि मैं बात करता हूँ, क्या है फिफ्थ चैप्टर, तो फिफ्थ चैप्टर इज ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण हमारा 5वां चैप्टर होगा जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आप इसको ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपका याद रखें। सिक्स्थ चैप्टर की यदि हम लोग बात करते हैं, छठा चैप्टर हम लोग कौन सा डिस्कशन करेंगे, क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो सिक्स्थ चैप्टर हमारा रहेगा हाइड्रोडायनामिक्स। सिक्स्थ चैप्टर इज हाइड्रोडायनामिक्स जो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यदि मैं हाइड्रोडायनामिक्स चैप्टर की बात करता हूँ, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो हाइड्रोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर आपका कैपिलैरिटी, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कैपिलैरिटी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में भी पढ़ेंगे। पृष्ठ तनाव जिसे कहा जाता है, सरफेस टेंशन जिसे कहा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और 7th चैप्टर की यदि हम लोग बात करते हैं कि 7वां चैप्टर क्या रहेगा जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से।
तो 7 चैप्टर हमारा रहेगा वेव्स। वेव्स इज आर नेक्स्ट चैप्टर, तरंग चैप्टर। और 8 चैप्टर हमारा जो है जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो रहेगा हमारा साउंड। वेव रहेगा, साउंड चैप्टर हमारा यहाँ पर रहेगा। ऐसे ही यदि 9th चैप्टर की हम लोग बात करते हैं, 9th चैप्टर विल बी ऑफ लाइट। प्रकाश का जो चैप्टर होगा 9th चैप्टर विल बी लाइट। ऐसे ही यदि मैं बात करता हूँ 10th चैप्टर हमारा क्या रहेगा जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे, तो वो रहेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। और 11th चैप्टर की यदि हम लोग बात करते हैं वो है आपका मैग्नेटिज्म्स। नेक्स्ट चैप्टर विल बी ऑफ मैग्नेटिज्म। और लास्ट चैप्टर यदि हम लोग बात करते हैं जो रहेगा आपका वो रहेगा रेडियो एक्टिविटी। द लास्ट चैप्टर विल बी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो ये है आपका फिजिक्स का सिलेबस। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यदि आप दे रहे हैं, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फिजिक्स का सिलेबस आपका यही रहेगा, ये याद रखिए। तो हम लोग आज जो चैप्टर डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपका वेव्स। तो टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर वेव। यहां तक सभी को समझ में आ गया तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट, यहां तक क्लियर सभी को बच्चे? चलिए आगे बढ़े तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग डाल लीजिए। आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो चैप्टर है आपका वेव्स। तरंग चैप्टर को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। वेव्स क्या है? वेव्स कुछ नहीं है, ये एक प्रकार की ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। सबसे पहले आप ये समझिएगा वेव्स क्या है। वेव्स कुछ नहीं है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का ट्रांसफर है, ये आपको याद रखना। कहां से? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है बच्चे, फ्रॉम वन पॉइंट, एक बिंदु से, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, उस एनर्जी के ट्रांसफर को हम लोग वेव्स बोलते हैं। ये आपको याद। कैसे समझना है इस चीज को समझिए। फॉर एग्जाम्पल आप इस प्रकार से समझिए, ये हमारे पास कोई भी मीडियम है, कोई भी माध्यम है। इस प्रकार आपको समझिए, इस मीडियम के अंदर डस्ट पार्टिकल्स है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार से छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल्स है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको ऐसे समझिएगा, ठीक है। अब समझिएगा मैं क्या करता हूं, बाहर से कोई डिस्टरबेंस लगा रहा हूं। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, बाहर से कोई डिस्टरबेंस लगा रहा हूं इस मीडियम के ऊपर। मैं क्या कर रहा हूं, बाहर से कोई डिस्टरबेंस। ठीक है, आई एम जस्ट पुटिंग अ डिस्टरबेंस फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स। ये आपको याद, मैंने बाहर से डिस्टरबेंस लगाई। ये डिस्टरबेंस लगाने के बाद इस मीडियम में ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स में देखना कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही मैंने डिस्टरबेंस लगाई, ये पार्टिकल जो फर्स्ट वाला है ये आगे मूव ऑन होना स्टार्ट हुआ और ये इस वाले पार्टिकल से जाकर टकराया। मतलब इस पॉइंट पर क्या हुआ, कोलाइजन हो रहा है, टकराव हो रहा है, ये आपको याद। जैसे ही इस पॉइंट पर कोलाइजन हुआ, ठीक है बच्चे, ये पार्टिकल आगे मूव हुआ, तो कोलाइजन्स के वजह से इस पार्टिकल में जो चीज प्रेजेंट हुई है उसको हम लोग बोल रहे हैं कि वाइब्रेशंस यहाँ पर प्रेजेंट हुई है। यहाँ पर क्या चीज उपस्थित हुई है, क्या चीज प्रेजेंट हुई है, वाइब्रेशंस यहाँ पर। ये इससे टकराए, टकराने के बाद अब ये वाला पार्टिकल फिर इसमें आगे वाइब्रेशंस होगी और ये आगे मूव ऑन करेगा, ये भी आगे। फिर इस पार्टिकल में फिर से क्या होगी, यहाँ पर इस वाले पार्टिकल में भी फिर से कोलाइजन होगा और फिर से क्या होगी, इस वाले पार्टिकल्स में भी वाइब्रेशंस होगी। ये आपको याद, एज ऑन ये वाला पार्टिकल भी आगे मूव ऑन होगा और इस पार्टिकल में भी कोलाइजन होगी और इस पार्टिकल में भी क्या होगी, वाइब्रेशंस होगी। ये आपको याद। तो इस प्रकार आपको ये चीज याद रखनी है कि जैसे जैसे कोलाइजन्स होंगी वैसे वैसे वाइब्रेशंस होंगी। लेकिन कोलाइजन के टाइम पर ये पार्टिकल जो टकराया है ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। वापस क्या होगा बच्चे, ये वापस से अपनी क्या होगा, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है
इस ओरिजिनल पोजीशन पर वापस से आ जाएगा, ये आपको। ऐसे ये पार्टिकल फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर, ये पार्टिकल फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन। तो लास्ट में हम लोग इस प्रकार देखेंगे कि हमें यहाँ पर इस प्रकार ये मोशन आगे मिलता है। यही वाइब्रेशंस की वजह से जो मोशन हमें दिखने के लिए मिल रहा है, इसी मोशन को कहा जाता है वेव्स। यही मोशन कहलाता है वेव्स, आपको याद रखना। तो पेपर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए व्हाट इज वेव, वेव किस वजह से प्रोड्यूस होता है, तो बच्चे बिल्कुल ध्यान रखना, वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ डिस्टरबेंस, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, waves are produced when a disturbance is applied, when a disturbance is applied to the medium, when a disturbance is applied to the medium, जब किसी मीडियम को डिस्टरबेंस अप्लाइड होती है, एंड अ वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस्ड, और वाइब्रेशन जब उसमें प्रोड्यूस्ड होती है, दैट लीड्स टू वेव, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, दैट लीड्स टू वेव, वही हमारी बनाती हैं तरंग, वही बनाती हैं वेव्स, ये आपको याद। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस वेव्स में कौन सी एनर्जी होती है, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि इस वेव में जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो कौन सी एनर्जी होती है, तो बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, वेव में जो एनर्जी रहती है वो रहती है इलास्टिक फोर्स या फिर इलास्टिक एनर्जी, ये आपको याद है। The energy which is stored in the wave is elastic force या फिर इलास्टिक। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा है जैसे कोई पार्टिकल था, ये दूसरे पार्टिकल से जब टकराया, टकराने के बाद इसने इस पार्टिकल्स में कोलोइजन कर दिया, जब इसने इस पार्टिकल में कोलोइजन करा तो इस पार्टिकल में जो चीज प्रेजेंट हुई, वो चीज क्या प्रेजेंट हुई, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई या नहीं हुई। टकराने के बाद ये पार्टिकल दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ चुका है, तो जब ये ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आया है, तो ऐसी जो एनर्जी होती है, इस टाइप की एनर्जी को कहा जाता है इलास्टिक एनर्जी। तो आपको याद रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछेगा वेव में किस टाइप की एनर्जी है, तो वेव में जो एनर्जी है वो है आपकी इलास्टिक एनर्जी, ये आपको याद। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, फटाफट कमेंट कर दीजिए, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई समस्या, कोई दिक्कत यहां तक समझने में, तो फटाफट क्लियर यहां तक सभी को, फटाफट कमेंट कर दीजिए। अंडरस्टूड यहां तक? आगे बढ़ते, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बात करता हूं कि वेव्स, ठीक है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हम लोग तरंग की बात कर रहे हैं। वेव्स की यदि हम लोग बात करें कि वेव्स कितने टाइप्स की होती है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहली जो वेव होती है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव, और सिमिलर वे में एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव या फिर अनमैकेनिकल वेव। तो याद रखिएगा, वेव्स आर ऑफ टू टाइप, द वेरी फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव, द सबसे पहले प्रकार की जो वेव होती है उस वेव को बोला जाता है मैकेनिकल। सिमिलर वे में यदि हम लोग दूसरे टाइप की वेव की बात करते हैं कि दूसरे टाइप की वेव आपकी कौन सी होती है, द सेकेंड टाइप ऑफ वेव इज नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दूसरे टाइप की आपकी जो वेव होती है, तरंग होती है, यदि मैं उसकी बात करूं, उसको आप लोग बोलोगे नॉन मैकेनिकल वेव। सबसे पहली वेव मैकेनिकल वेव, दूसरे टाइप की वेव आपकी नॉन मैकेनिकल वेव, ये याद। अगर मैं बात करता हूं मैकेनिकल वेव्स क्या होंगी, किस प्रकार चलेंगी, बिल्कुल ध्यान। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव विच रिक्वायर्ड, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिए, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिनको आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी ना किसी माध्यम, किसी ना किसी मीडियम की। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट, जिसको चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उस वेव को हम लोग मैकेनिकल वेव बोलते हैं। यदि मैं बात करूं नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, विच
डू नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, which do not require any medium, which do not require any medium to propagate, जिसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जिसको चलने के लिए प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ऐसी वेव को हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। Mechanical waves are those waves which required a medium to propagate, while non-mechanical waves are those waves which do not require a medium to propagate. Required a medium to propagate से मतलब क्या है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल से समझिएगा, बिल्कुल क्लियरली एक्सप्रेस्ड हो जाओगे, समझ जाओगे अच्छे से मैं क्या कहना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिएगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आई एम जस्ट स्पीकिंग, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे द्वारा जब मैं बोल रहा हूं तो बच्चे मेरी साउंड निकल रही है, ठीक है, मेरे मुंह से क्या निकल रही है, साउंड निकल रही है। तो सराउंडिंग में यदि मैं बात करता हूं, एटमॉस्फेयर की यदि मैं बात करता हूं, तो इस एटमॉस्फेयर सराउंडिंग में छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स मौजूद हैं या नहीं है, बिल्कुल मौजूद है। इस सराउंडिंग में क्या है, एयर में क्या मौजूद है, पार्टिकल्स है। मैंने जैसे बोला तो मेरी साउंड इस पार्टिकल से ऐसे गई, आगे टकराई, फिर आगे टकराई, एज ऑन आगे टकराई, एज ऑन आगे टकराई, और मेरे ईयर्स तक, मेरे कानों तक ये आवाज पड़ी और मुझे सुनाई पड़ी। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझना। तो मेरी जो साउंड है इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ी ना, ये बिना मीडियम के तो प्रोपोगेट नहीं हुआ है। यहाँ पर जो मीडियम की आवश्यकता पड़ी है वो मीडियम कौन सा है, तो बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, एयर इज दैट मीडियम इन विच माय साउंड प्रोपोगेट, है ना बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखना। ऐसे ही यदि मैं बात करता हूं अर्थक्वेक की, ऐसे ही यदि मैं बात करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं अर्थक्वेक की, यदि मैं बात करता हूं भूकंप, भूकंप के अंदर वेव्स निकलती हैं। ये वेव्स आपकी कहां से निकलती है, इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर से, इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर से ये वेव निकलती है, आप लोग को मालूम है। जब इनसाइड द अर्थ ये वेव निकलती है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कैसे इनसाइड द वेव आपका सॉलिड भी होता है, इनसाइड द अर्थ आपका लिक्विड भी होता है, और इनसाइड द अर्थ आपका गैसेस मीडियम होता है। तो मतलब ये वेव सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम और गैसेस मीडियम से ट्रेवल करी है या नहीं करी है, चली है ना, तभी तो आपके कानों तक, ईयर तक क्या हुई है, ये प्रोपोगेट हुई है। तभी तो आपके कानों तक, ईयर तक ये क्या हुई है, प्रोपोगेट हुई है। तो ऐसी वेव जिसको चलने के लिए, माध्यम को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, उनको हम लोग मैकेनिकल वेव बोलते हैं, ये आपको याद रखना। ऐसे ही आप एक काम करिए, कोई तालाब है, पोंड है ना बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिए। ऐसे ही आप एक बात करिए, कोई पोंड है, कोई तालाब है, इसमें आप स्टोन डाल दीजिए, एक पत्थर फेंक दीजिए, बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसमें आप पत्थर फेंका तो देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, ऐसे इसमें एक वेव उत्पन्न हुई, दूसरी वेव उत्पन्न हुई, फिर तीसरी वेव उत्पन्न हुई। जैसे ही पोंड में आपने स्टोन फेंका, पत्थर फेंका, तो आपने देखा इसमें वेव्स उत्पन्न हुई, तरंग उत्पन्न हुई या नहीं, बिल्कुल उत्पन्न हुई। तो ऐसी वेव्स को कहा जाएगा मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर्ड, जिनको चलने के लिए आवश्यकता है किसी न किसी माध्यम, किसी न किसी मीडियम की, that waves are known to be as mechanical waves। तो मैकेनिकल वेव्स का कंसेप्ट आपको याद रखना है, मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, क्लियर, अंडरस्टूड यहां तक।
तो ये है आपकी मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग समझेंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा। नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी होते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि व्हाट आर नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा। नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, पेपर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए। नॉन मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नॉन मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स, ये वो तरंग होती हैं जिनको विच डू नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। विच डू नॉट रिक्वायर्ड, विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, which do not require any medium to propagate, जिसको चलने के लिए कोई भी एनी मीडियम टू प्रोपोगेट, जिसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उस टाइप की नॉन मैकेनिकल वेव्स को हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। ये आपको याद रखना। अगर मैं पूछूं एग्जांपल्स ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल्स ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स में सबसे पहले है आपकी लाइट वेव्स, प्रकाश की तरंग। दूसरे एग्जांपल्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन मैकेनिकल वेव्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अब समझिए इनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, प्लस जिसमें साथ ही साथ यदि हम लोग बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है इस टाइप के वेव्स के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। दोनों की दोनों फील्ड जब होती है इस टाइप की वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं होती मीडियम की, मतलब ये वेव्स आपकी वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं। दे जस्ट ट्रेवल इन द वैक्यूम्स, वैक्यूम्स ये आपको याद रखना। और इनकी वेवलेंथ की यदि हम लोग बात करते हैं कि ये कितनी से कितने से वेवलेंथ के बीच में प्रोपोगेट करती है, तो ये 10 टू द पावर -14 मीटर से लेकर 10 टू द पावर 4 मीटर तक के बीच में ये वेव्स आपकी प्रोपोगेट करते हैं। These waves just propagate with a wavelength, ये इनकी क्या रहती है बच्चे, आपको याद रखना है। These are its wavelength, 10 टू द पावर -14 मीटर से लेकर 10 टू द पावर 4 मीटर तक इनकी वेवलेंथ रहती है प्रोपोगेट की, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ये बनता है वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है, वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, ये आपको याद रखना। वेवलेंथ के मतलब क्या होता है, वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवलिंग कैपेसिटी, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवलिंग कैपेसिटी, डिस्टेंस ट्रैवलिंग कैपेसिटी ऑफ अ वेव, कैपेसिटी ऑफ अ वेव, किसी भी तरंग की डिस्टेंस को ट्रैवल करने की कैपेसिटी, कितना लंबा वो आगे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, उसको कहा जाता है डिस्टेंस ट्रेवलिंग कैपेसिटी ऑफ वेवलेंथ, उसको लैम्डा से लिखते हैं। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स, दीज आर द क्लासिफिकेशन। समझ में आया या नहीं आया मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं और चीज पढ़ते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फटाफट कमेंट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, जो पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं वेव्स की बात करता हूं, और वेव्स में हम लोग ने देखा दो टाइप्स होते हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं मैकेनिकल वेव्स के बारे में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मैकेनिकल वेव्स के कांसेप्ट को समझिएगा। मैकेनिकल वेव्स की यदि हम लोग बात करते हैं, इसको भी टू टाइप्स में फिर से डिवाइड किया जाता है। मैकेनिकल वेव्स आर आल्सो बीइंग डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इसको टू टाइप्स में फिर से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली मैकेनिकल वेव्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ वेव इज ट्रांसवर्स वेव, ये आपको याद रखना है। सबसे पहली टाइप की मैकेनिकल वेव है आपकी ट्रांसवर्स वेव। सिमिलर वे में दूसरे टाइप की मैकेनिकल वेव की यदि हम लोग बात करते हैं, उसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स।
क्या बोला था बच्चे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव आपको याद रखना है। सो मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ टू टाइप, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। यदि मैं ट्रांसवर्स वेव्स की बात करता हूं कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है। यदि मैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बात करता हूं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती है, वो चीज भी आपको समझना है। दोनों का दोनों पॉइंट का कंसेप्ट बहुत बढ़िया से समझना है। समझिए फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी सपोज करो कोई वेव है, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। वेव का डायरेक्शन कुछ ऐसा, बिल्कुल ऐसे सपोज करो कोई वेव चल रही है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वेव का डायरेक्शन है, दिस इज द वेव डायरेक्शन, है ना। जिस दिशा में आपकी वेव चल रही है उसे बोला जाता है वेव डायरेक्शन। वेव डायरेक्शन कैसा है आपका? फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी मूव ऑन कर रही है वेव, ये आपको। पार्टिकल्स देखो, कभी ऊपर चले, पार्टिकल्स देखो फिर नीचे चले, पार्टिकल्स देखो फिर आपके ऊपर और नीचे। यदि हम लोग डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यदि हम लोग डायरेक्शंस ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं कि पार्टिकल्स का डायरेक्शन कैसा है, तो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल आपका या तो अपवर्ड होगा या तो आपका डाउनवर्ड होगा, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज आइदर अपवर्ड, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज आइदर डाउनवर्ड। तो पार्टिकल का मूवमेंट ऊपर नीचे और वेव का डायरेक्शन ऐसे। तो याद रखिएगा, ट्रांसवर्स वेव्स की यदि हम लोग बात करते हैं, तो इन ट्रांसवर्स वेव्स, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जो पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं। इन ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव में याद रखिएगा द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ propagation of, the direction of propagation of wave and particles, of wave and particle, the direction of propagation of wave and particles are perpendicular to each other, perpendicular to each other, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको याद रखना। मैं फिर से बता रहा हूं, in the transverse waves the direction of propagation of waves and particles are perpendicular to each other, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इस टाइप की जो वेव्स होती है, उस वेव्स को हम लोग बोलते हैं आपकी ट्रांसवर्स वेव्स। दैट टाइप ऑफ वेव आर नोन टू बी एज ट्रांसवर्स वेव। एग्जांपल की यदि हम लोग बात करें कि प्रैक्टिकल एग्जांपल ट्रांसवर्स वेव्स के क्या हो सकते हैं, आप एक काम करिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप समझ जाएंगे। आप एक काम करिए, एक दीवार है, इस दीवार से एक रॉप को बांध दीजिए, रस्सी को बांध दीजिए, ठीक है। आपने दीवार से रस्सी को बांध दीजिए। अब आप एक काम करें, इस रॉप को स्ट्रेच करें। जब आप इस रॉप को स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो ये रॉप ऐसे मूवमेंट करेगी ना बच्चे, बिल्कुल देखो, पार्टिकल्स ऊपर और नीचे और वेव आगे की तरफ। तो ये बन गई आपकी ट्रांसवर्स वेव्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, आपको याद है। तो ट्रांसवर्स वेव समझ में आया या नहीं आया, मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। कोई समस्या कोई दिक्कत हो, यहां तक तो क्लियरली बता दीजिए। इज दैट अंडरस्टूडेबल टू ऑल ऑफ यू? क्लियर सभी को ट्रांसवर्स वेव्स? ठीक है, वेट करना बच्चे, इमरजेंसी कॉल।
को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिया था ट्रांसवर्स वेव्स। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रांसवर्स वेव्स के बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में मैं बात करता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है। बस एक पॉइंट याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन ऑफ propagation of wave, direction of propagation of wave और सिमिलर वे में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल्स, ये दोनों के दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल्स, ये दोनों के दोनों की यदि हम लोग बात करते हैं ये सेम डायरेक्शन में होते हैं और बोथ ऑफ दीज आर इन द सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी वेव मूव करेगी उसी डायरेक्शन में आपके पार्टिकल्स भी मूव करेंगे। इस टाइप की जो वेव्स होती है उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, ये आपको याद रखना। अच्छा, एग्जाम्पल की तरह यदि मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की तरह आपको बताना चाहूं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आप कभी मंदिर में जाते होंगे तो मंदिर में आप लोगों ने देखा लाइन लगी रहती है, तो लाइन जब लगी रहती है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, वो लाइन आप देखो आगे आगे बढ़ती रहती है और ये जो बंदे खड़े हैं इसमें पब्लिक खड़ी है, ये पार्टिकल्स की तरह काम करती हैं और ये बंदे आगे मूव ऑन कर रहे हैं। दीज आर सिमिलर टू द वेव डायरेक्शन। तो पार्टिकल्स और वेव्स दोनों आपकी एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस टाइप की जो वेव होती है उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव हम लोग कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव की यदि मैं बात कर रहा हूं इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव की यदि मैं बात कर रहा हूं, इस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको बोला जाता है, आपको याद रखना है, कंप्रेशन, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, उसको बोला जाता है कंप्रेशन। और सिमिलर वे में एक कैरेक्टरिस्टिक्स और होती है जिसे बोला जाता है रेयर फ्रिक्शन, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्या बोला जाता है, रेयर फ्रिक्शन। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कंप्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और रेयर फ्रिक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। समझिएगा कंप्रेशन का मतलब क्या होता है। कंप्रेशन का मतलब होता है जब आपकी वेव्स, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जब आपकी वेव्स प्रोपोगेट करते हुए बहुत पार्टिकल्स पास पास आ जाएं, जब वेव्स पार्टिकल बहुत पास पास आ जाए उसे कंप्रेशन कहते हैं। और जब पार्टिकल्स आपके दूर दूर चले जाएं, इस प्रकार रेयर फ्रिक्शन। फिर पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, फिर कंप्रेशन हम लोग इसे बोलेंगे। फिर पार्टिकल्स आपके दूर दूर चले जाएं, इस प्रकार फिर हम लोग रेयर फ्रिक्शन। तो बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका कंप्रेशन भी होता है और सिमिलर वे में इसमें आपका रेयर फ्रिक्शन भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। मंदिर में जैसे आप लोग खड़े होते हो, धक्का लगता है तो सभी लोग पास पास आ जाते हैं, फिर धक्के से हटते हो, फिर दूर दूर भाग जाते हो, रेयर फ्रिक्शन, ये आपको याद रखना है। कंप्रेशन में पेपर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या चीज होती है, तो याद रखना कंप्रेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो कंप्रेशन में प्रेशर, दाब बहुत ज्यादा हाई होता है, ये आपको याद रखना। रेयर फ्रिक्शन की यदि हम लोग बात करते हैं तो रेयर फ्रिक्शन के अंदर प्रेशर, दाब, दाब की यदि हम लोग बात करते हैं तो दाब बहुत कम होता है, ये आपको याद रखना। तो कंप्रेशन में प्रेशर इज वेरी हाई, रेयर फ्रिक्शन में प्रेशर इज वेरी लो, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये समझ में आया या नहीं आया मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, अंडरस्टूडेबल और नॉट, यहां तक समझे या नहीं समझे, क्लियर सभी को, फटाफट बता दीजिए कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन, अंडरस्टूड। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से, क्लियर सभी को। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की तरफ ही, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की तरफ ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस पॉइंट को समझिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के पॉइंट को समझिएगा। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हमने वो वेव्स बोलती है जिसके अंदर आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है,
दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपको याद रखना है। इस टाइप की वेव्स को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव की यदि मैं बात करता हूं, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान से समझिएगा। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसे बोला जाता है क्रस्ट, दिस इज नॉन टू बी एज क्रस्ट। सिमिलर वे में जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसे कहा जाता है ट्रफ, दिस इज नॉन टू बी एज ट्रफ। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आती है क्रस्ट, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आती है ट्रफ, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे। यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को, ये आपको याद रखना है। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स, एक नोट बनाकर लिख लीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं क्या पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं वो समझिएगा, कि जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, ऑल योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन नेचर आर, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नेचर में आपकी नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है, ये आपको पॉइंट समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इन नेचर नॉन मैकेनिकल आर इन नेचर, ये आपको समझना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिसके अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और साथ साथ में जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जो आपकी वेव्स बनती है उस टाइप की वेव्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ी थी, कि इनकी वेवलेंथ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी वेवलेंथ से एसोसिएटेड होता है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 10 टू द पावर -14 मीटर से लेकर 10 टू द पावर 4 मीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। The wavelength of the electromagnetic waves या फिर नॉन मैकेनिकल वेव्स आर फ्रॉम 10 टू द पावर -14 मीटर से लेकर 10 टू द पावर 4 मीटर तक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो ट्रेवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट मतलब प्रकाश की स्पीड से ट्रेवल करती हैं, ये आपको याद रखना, दे जस्ट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये आपको याद रखना है। स्पीड ऑफ लाइट मतलब ये जस्ट ट्रेवल करती हैं आपकी वैक्यूम में, ऑल दीज जस्ट ट्रेवल इन वैक्यूम, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड दे ट्रेवल इन द वैक्यूम, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे। अब ध्यान से समझिए, यहां तक सभी को समझ में आ गया तो मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आगे पॉइंट आपका लेकर चलता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। यहां तक सभी को क्लियर, फटाफट अंडरस्टूड यहां तक, चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझिए, मैं आपको क्या समझाने वाला हूं वो पॉइंट मेरा समझिएगा। मैं यहाँ पर आपको सम इंपोर्टेंट, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको सम इंपोर्टेंट कुछ आवश्यक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बिल्कुल बताने वाला हूं। सम इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं, वो बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो सम इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे पहले आपकी वेव्स लिख देते हैं, ठीक है। उस वेव की खोज, इन्वेंशन किसने करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। उसकी वेवलेंथ कितनी है, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवलिंग कैपेसिटी ऑफ वेव, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आप लोगों से पूछा जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वेव जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो है आपकी गामा रेस। द वेरी फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट रेस इज गामा रेस। गामा रेस की यदि हम लोग बात करते हैं, इसकी खोज करी थी बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हेनरी बेक्यूरेल ने करी थी। किसने करी थी, हेनरी बेक्यूरेल साहब ने इसकी खोज करी थी, ये आपको याद रखना। और इस गामा रेस की यदि हम लोग वेवलेंथ की बात करते हैं, इसकी वेवलेंथ है 10 टू द पावर -14 मीटर से लेकर वेरी करती है 10 टू द पावर -10 मीटर तक वेरी करती है, ये आपको याद है। इसकी फ्रीक्वेंसी की यदि हम लोग बात करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितने से कितने के बीच में होती है, तो इसकी 10 टू द पावर 20 हर्ट्ज, 10 टू द पावर 20 हर्ट्ज से लेकर 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, ये आपको याद है, ठीक है।
दूसरे टाइप की वेव्स जिसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो है आपकी एक्स रेज। द सेकेंड टाइप ऑफ रेज इज योर एक्स रेज। एक्स रेज की यदि मैं बात करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, एक्स रेज की खोज करी थी रॉन्टजेन ने। किसने करी थी बच्चे? रॉन्टजेन जस्ट इन्वेंटेड योर एक्स रेज, ये आपको याद रखना। इसकी यदि मैं वेवलेंथ की बात करता हूं तो इसकी वेवलेंथ होती है 10 टू द पावर -10 मीटर से लेकर 10 टू द पावर -8 मीटर तक इसकी वेवलेंथ रहती है, ये आपको याद रखना है। इसकी फ्रीक्वेंसी की यदि मैं बात करूं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितने से कितने तक रहती है, तो 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज से लेकर 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी है, आपको याद है। थर्ड नंबर पे जो रेज है जिसके बारे में लोग बात करने वाले हैं वो है आपकी यूवी रेज। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेज इज यूवी रेज। यूवी रेज की यदि मैं बात करूं, इसकी खोज किसने करी थी बच्चे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जॉन रिटर साहब ने इसकी खोज करी थी। इसकी यदि मैं वेवलेंथ की बात करता हूं कितने से कितने तक, तो 10 टू द पावर -8 से लेकर 10 टू द पावर -7 तक इसकी वेवलेंथ रहेगी, ये आपको याद रखना। और इसकी खोज किसने करी थी बच्चे, इसकी वेव फ्रीक्वेंसी की बात करें 10 टू द पावर 16 से लेकर 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव्स जो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो है आपकी विजिबल रेज। नेक्स्ट रे है आपकी विजिबल रेज, ये आपको याद है। विजिबल रेज की खोज किसने करी, न्यूटन ने करी, ये आपको याद है। और इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की यदि मैं बात करूं 10 टू द पावर -10 7 से लेकर -7 तक। फ्रीक्वेंसी की बात करो 10 टू द पावर 14 से लेकर 10 टू द पावर 12 तक। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे जो रेस है वो है आपकी इंफ्रारेड रेस। इंफ्रारेड रेस की यदि मैं बात करता हूं तो विलियम हर्शल ने इसकी खोज करी। सिक्स नंबर पे जो रेस है वो है आपकी माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की बात करते हैं हेनरिक हर्च, इसकी खोज किसने कर दी, हेनरिक हर्च ने इसकी खोज कर दी। सेवंथ नंबर पे यदि मैं बात करता हूं तो रेडियो वेव। सेवंथ नंबर पे जो आपकी वेव है वो है रेडियो वेव। रेडियो वेव की खोज किसने करी थी बच्चे, मार्कोनी। हु जस्ट इन्वेंटेड इट, मार्कोनी। इंफ्रारेड हर्शल ने खोज करी थी। इसकी यदि मैं वेवलेंथ की बात करूं 10 टू द पावर -7 से लेकर 10 टू द पावर -3। माइक्रोवेव्स जिसकी हेनरिक हर्श ने खोज करी थी 10 टू द पावर -3 से लेकर 10 तक। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिए, 10 टू द पावर 1 तक। मार्कोनी ने जिसकी खोज करी थी इसकी 1 मीटर से लेकर 10 टू द पावर 4 मीटर तक। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, 10 टू द पावर 12 से लेकर 10 टू द पावर 10 तक। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं 10 टू द पावर 10 से लेकर 10 टू द पावर 8 तक। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं 10 टू द पावर 8 से लेकर 10 टू द पावर 4। तो बच्चे यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका हुआ होप करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं हम लोग, आगे डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ये क्लास आप लोग 7 PM पर देख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अनअकैडमी प्लस से सब्सक्रिप्शन कोर्स लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड बीके लाइव यूज करिए। इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव फीस होगी उसके ऊपर। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन एंड कमेंट द सेशन। हम लोग 4 PM फिर से लाइव आएंगे। 4 PM पे हमारी जो क्लास चलेगी वो चलेगी बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री क्लास को देखने के लिए फटाफट बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वेट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद एंड जय भारत। हैव अ नाइस डे टू ऑल। थैंक यू वेरी मच।